नमस्कार साथियों। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस के पॉडकास्ट प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और जिसके अंतर्गत हम एम लक्ष्मीकांत पुस्तक को पूरी तरीके से समझ रहे हैं और ये क्लासेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो नागरिकता को हम समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि जो देश होता है कोई, उस देश के अंदर दो तरीके के लोग रहते हैं मुख्य रूप से। एक तो नागरिक होते हैं, दूसरे विदेशी होते हैं। आप देखते होंगे किसी भी देश में अगर हम किसी समय विशेष पर देखें तो आपको उस देश के नागरिक दिखाई देंगे, साथ ही साथ विदेशी दिखाई देंगे। तो पहले तो हम अंतर समझते हैं कि नागरिक आप किसे कहते हैं, विदेशी किसे कहते हैं। तो आप जानते होंगे नागरिक वो व्यक्ति होता है जो राज्य का पूर्ण सदस्य होता है, मतलब देश का वो पूर्ण सदस्य है। जब ये पूर्ण सदस्य है तो सीधी सी बात है, इसे अपने देश के प्रति लगाव होगा, उसके प्रति उसकी निष्ठा होगी और साथ ही साथ इसे कुछ सिविल और राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होंगे। अगर हम दूसरी ओर विदेशियों को देखें तो आप देखेंगे विदेशी जो होते हैं वो दूसरे राज्य के नागरिक होते हैं और उन्हें जो है दूसरे देश में राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि कुछ अधिकार तो प्राप्त होते हैं लेकिन पूरे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इन्हें अधिकार प्राप्त ही नहीं हो रहे हैं तो इनकी निष्ठा उस दूसरे राज्य के प्रति नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो विदेशी होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं विदेशी मित्र, दूसरे विदेशी शत्रु। आप समझ सकते हैं कि जिन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं किसी देश के, उसके नागरिक विदेशी मित्र कहलाए जाएंगे। जबकि जिन देशों के साथ किसी देश का युद्ध चल रहा है, जैसे भारत ही ले लीजिए, किसी विशेष परिस्थिति पर यदि युद्ध हो रहा है तो उसके नागरिक विदेशी शत्रु की श्रेणी में आएंगे। और जो विदेशी शत्रु की श्रेणी में आने वाले नागरिक होंगे, दूसरे देश के नागरिकों की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, तो उनको वो जो अधिकार हैं, कुछ सिविल और राजनीतिक अधिकार, वो उन्हें प्राप्त नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो मौलिक अधिकारों में दोस्तों आप देखोगे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30, ये वो मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। आर्टिकल 15 आप जानते ही हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। आप इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 भी आप जानते हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता दी जाएगी। इसी तरीके से आर्टिकल 19 भी समझते हैं, वही स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या उसके अंतर्गत जो भी 6 बातें हैं, जिसमें आपको पता है सम्मेलन करने की बात आती है, संघ बनाने की बात आती है, निवास करने की, स्वतंत्र रूप से घूमने की और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत शामिल रहती है। और साथ ही साथ आर्टिकल 29 और 30 जानते हैं आप कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं। तो ये वो मौलिक अधिकार थे जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जबकि बाकी के जितने भी अधिकार हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं और भारतीयों को भी प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे इसी में कि इसके अतिरिक्त तो और कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मतदान देने का अधिकार होता है लोकसभा या राज्यसभा के चुनावों में, वो सिर्फ नागरिकों को ही होगा। चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, आप चाहे संसद के लिए चाहे राज्य के विधानमंडल के लिए, तो वो भी सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होगा। इसी तरीके से जो सार्वजनिक पद पद होते हैं, कुछ संवैधानिक पद, जैसे कि राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, राज्यों के राज्यपाल हुए, महान्यायवादी हुए, इन पदों पर जो भी व्यक्ति बैठेगा वो कौन होगा? भारत का नागरिक। आप पढ़ते भी होंगे, इनमें शुरू में ही लिखा होता है जैसे कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्तें होती हैं, कि सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति टॉपिक में आप देखेंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के टॉपिक में भी देखेंगे, ये बात लिखी रहती है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ रहती है। अब होता ये है दोस्तों कि जब नागरिकों को इतने अधिकार दिए गए हैं तो सीधी सी बात है, उनसे कुछ कर्तव्यों की भी अपेक्षा की जाती है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो टैक्स समय पर भरेंगे, साथ ही साथ वो राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का सम्मान करेंगे। तो ये जो कुछ बातें हैं आप देखेंगे मौलिक कर्तव्यों में भी दी गई हैं।
तो कुछ नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, इसके अलावा अन्य कुछ कर्तव्य भी हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि टैक्स भरना जो है एक कर्तव्य तो है नागरिकों का, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों नागरिकता के संवैधानिक बातों पर कि हमारे संविधान में नागरिकता को लेकर क्या बात की गई है। तो दोस्तों हम ये जो नागरिकता वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये संविधान का भाग 2 है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बात की गई है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि संविधान में जो नागरिकता के जो प्रावधान हैं वो विस्तृत नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, सिर्फ गिने चुने प्रावधान किए गए हैं। कुल मिलाकर 26 जनवरी 1905 तक की स्थिति में ये बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 तक कौन भारत का नागरिक होगा। तो ये व्यवस्था की गई थी। तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सब पूरे जो प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान में नहीं लिखे हैं नागरिकता को लेकर, और ये जिम्मेदारी संसद को दी गई है। संसद से कहा गया है कि आप एक कानून बनाइए और उस कानून के माध्यम से सारी चीज़ों को स्पष्ट कीजिए। तो आप समझ सकते हैं संसद ने एक नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया है, और उसके बाद उसमें कई संशोधन हुए हैं। हाल ही में जो एक संशोधन था जिस पर काफ़ी विवाद रहा था, सीए जो था, तो वो भी नागरिकता को लेकर था। तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर जो है इसमें संकुचित प्रावधान थे, विस्तृत नहीं थे। अब हम यही देखेंगे कि 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक आखिर संविधान में लिखा क्या है। तो दोस्तों आप देखेंगे इसमें मुख्य रूप से 4 तरह से नागरिकता देने की बात की गई थी 26 जनवरी 1950 तक। हमारे संविधान में लिखा है कि हम 4 तरीके के लोगों को नागरिकता देंगे। पहला, जो भारत के मूल निवासी हैं। दूसरा, वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, ध्यान रखें पाकिस्तान से भारत आए थे जो उस टाइम। तीसरे, वे व्यक्ति जो भारत से पहले तो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में फिर पाकिस्तान से भारत लौट आए थे। और चौथे, वो व्यक्ति जो भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे जो किसी अन्य देश में रह रहे हों। तो कुल मिलाकर ये 4 तरह के लोगों को भारतीय संविधान में जो है नागरिकता देने की बात की गई थी। तो आपको मुख्य रूप से यही याद रखना है दोस्तों। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊं, कुछ डेट आती हैं लेकिन उन डेटों को आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अक्सर देखा गया है कि वो डेटें नहीं पूछी जाती हैं। तो हम बारी बारी से अगर देखना चाहें तो हम इतना कह सकते हैं कि जैसे कि आर्टिकल 5 में लिखा है कि वो व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है वो भारत का नागरिक बन जाएगा। बस उसे एक शर्त पूरी करनी है 3 शर्तों में से, कि या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो। अगर इन 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त भारत का मूल निवासी जो उस टाइम था पूरी करता था तो उसे भारत की नागरिकता दी गई थी। इसी तरीके से वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए प्रावधान किया गया था कि वो आवेदन दे सकते हैं, और आवेदन देने के जो है 6 माह तक वो भारत में निवास करना उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो 6 महीना उन्हें रहना पड़ेगा, तब जो है उनका आवेदन एक तरीके से स्वीकृत होगा। तीसरा, आप जानते हैं इंडिया से पाकिस्तान गए लोग और दोबारा से लौटे गए लोग, उनके लिए भी कहा गया कि ऐसे लोगों को भी नागरिकता तब दी जाएगी जब वो अपना जो प्रार्थना पत्र होगा जो पंजीकरण का, उसे देने के बाद 6 महीने तक भारत में रहते हैं। और चौथे, वो व्यक्ति थे जो भारत के मूल व्यक्ति थे, भारतीय मूल के व्यक्ति थे, और ये अन्य देशों में रह रहे थे तो ये भी जो है भारत के निवासी बन सकते थे। तो ये जो 4 प्रावधान है दोस्तों, ये वास्तव में आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 की बात करते हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 9 पर। तो आर्टिकल 9 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो अन्य किसी देश की जो है सदस्यता या नागरिकता को स्वेच्छा से ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 9 है जो है वो भारतीय नागरिकता के खत्म होने की बात करता है किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर। साथ ही साथ आप देखेंगे जो आर्टिकल 10 है और जो 11 आर्टिकल है वो दोनों संसद से संबंधित हैं, और खासकर आपको 11वां आर्टिकल ध्यान रखना है। आर्टिकल 11 में साफ कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान होंगे कि नागरिकता कैसे ली जाएगी, कैसे समाप्त की जाएगी, उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को होगा। तो आर्टिकल 11 के अंतर्गत संसद को शक्ति दी गई है कि वो इस तरीके का प्रावधान कर सकता है। तो दोस्तों ये तो हमने पढ़ी संविधान की बातें।
जो कि नागरिकता को लेकर की गई है। अब हम पढ़ते हैं एकल नागरिकता क्या होती है। तो दोस्तों आप देखेंगे हमारा भारतीय संविधान संघीय संविधान है, जिसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। साथ ही साथ आप देखेंगे संघीय व्यवस्था होने के कारण दोहरी राज पद्धति पाई जाती है। केंद्र स्तर की सरकार अलग होती है, राज्य स्तर की अलग होती है, लेकिन फिर भी हमने जो है एकल नागरिकता को ही अपनाया है और वो है भारतीय नागरिकता। अब प्रश्न उठता है कि हमने राज्यों की नागरिकता को क्यों नहीं अपनाया है। और हालांकि हमारा देश संघीय है, फिर भी नहीं ऐसा किया है, क्योंकि अधिकांश संघीय देशों में जो है कोई भी व्यक्ति केंद्र का नागरिक होने के साथ साथ राज्य का नागरिक भी होता है। तो दोस्तों आपको बताऊं कि जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। कोई भी व्यक्ति राज्य का भी नागरिक होता है, साथ ही साथ केंद्र या संघ का भी नागरिक होता है। तो उसे दो तरीके के अधिकार प्राप्त होते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए अधिकार, राज्य सरकार के द्वारा दिए गए अधिकार। अब ऐसे दोहरे अधिकारों के कारण होता क्या है, भेदभाव की समस्या पैदा हो सकती है कि कुछ राज्यों को कम अधिकार दिए जाएंगे राज्यों की तरफ से, कुछ को ज़्यादा दिए जाएंगे। तो हमारी जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने इस बात पर विचार किया और उनका मानना था कि यदि ऐसी व्यवस्था करेंगे तो नागरिकों के मध्य वैमनस्यता की भावना उत्पन्न हो सकती है, और इसलिए हमने देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया। अब प्रश्न उठता है कि हमने एकल नागरिकता का प्रावधान कर दिया, क्यों कर दिया, ताकि सभी लोगों को समान नागरिक अधिकार प्राप्त हों। लेकिन फिर भी आप देखेंगे हमारे संविधान में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो कि एक तरीके से भेदभाव युक्त हैं, मतलब हम उसे अपवाद बोल सकते हैं कि एकल नागरिकता होते हुए भी थोड़ा नागरिकों के बीच में एक तरीके से अपवाद जो भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर आप आर्टिकल 16 को देखें, आर्टिकल 16 में जो है एक प्रावधान है, उसमें कहा गया है कि संसद को ये अधिकार है कि वो किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों में या कुछ नियुक्तियों में अलग सुविधा दे सकती है। कहने का मतलब किसी राज्य के नागरिकों के लिए, राज्य के निवासियों के लिए वो प्रावधान कर सकती है कि इस नौकरी में इसी राज्य के लोग आएंगे। आप देखेंगे इसके लिए संसद ने सार्वजनिक रोजगार अधिनियम पारित किया 1957 में, और उसके फलस्वरूप कुछ राज्य थे जैसे कि आंध्र प्रदेश हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, इनके लिए ये प्रावधान कर दिए गए थे। वर्तमान में आप देखेंगे आंध्र प्रदेश को छोड़कर अब किसी अन्य राज्य के लिए ये प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब निवास की एक शर्त लगा दी कि अगर आप इस राज्य के नागरिक हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। इसी तरीके से आप आर्टिकल 15 में देख सकते हैं। आर्टिकल 15 जो कहता है वो कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि राज्यों को ये अधिकार है कि वो निवास के आधार पर जो है जो शैक्षणिक शुल्क होता है, एक तरीके की जो फीस होती है, ट्यूशन फीस स्कूल कॉलेजों में, उनमें जो है रियायत दे सकती है। कहने का मतलब किसी राज्य के कॉलेज में हो सकता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए फ़ीस कम रखी जाए, दूसरे निवासियों के लिए फ़ीस ज़्यादा रखी जाए, तो ये भी हो सकता है। तीसरा आप देखेंगे एक जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से घूमने की और निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि उसमें भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि आप अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जो है घूम नहीं सकते हैं, निवास नहीं कर सकते हैं, वहाँ रह नहीं सकते हैं, और ऐसा जनजाति क्षेत्र के जो लोग हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे वहाँ के नागरिकों को लेकर। तो वो प्रावधान तो खैर अब हटा दिए गए हैं, जिसमें ये प्रावधान था कि वहाँ की नौकरियों में वहीं के लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी, छात्रवृत्तियों में दी जाती थी, संपत्ति के अधिग्रहण में दी जाती थी। लेकिन आप जानते हैं कि उसका अब केंद्र ने दर्जा जो है राज्य का ख़त्म कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें, तो कुल मिलाकर कहने का हमारा मतलब था कि समान रूप से नागरिकों के साथ समानता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भेदभाव की समस्या उत्पन्न करती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य पवित्र है। वो इस कारण से नहीं है कि वो नागरिकों में आपस में वैमनस्यता बढ़ाना चाहते हों, बल्कि वो नागरिकों में समानता लाने का ही प्रयास कर रही हैं। और इसी को हम बोलते हैं सकारात्मक भेदभाव के प्रावधान है ये, जो कि हमारे संविधान में मौजूद हैं।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 को, और इसे हम ऊपर ऊपर से देखेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें से प्रश्न आने की संभावना कभी नहीं रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या बातें शामिल हैं। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि इस नागरिकता अधिनियम में 8 बार से जो है आठ करीबन 8 या 9 बार जो है संविधान संशोधन नहीं बोलेंगे हम इसे बोलेंगे कि अधिनियम में संशोधन हो चुके हैं, और संशोधन के फलस्वरूप आप देखेंगे कई व्यवस्थाएं की गई है। तो इसको हम मुख्य रूप से इसलिए पढ़ते हैं कि हमें ये जानना होता है कि संविधान से हटकर ये जो कानून है वो नागरिकता कैसे देता है और नागरिकता को कैसे समाप्त करता है। तो दोस्तों आप देखेंगे नागरिकता प्राप्त करने के लिए, नागरिकता के अर्जन करने के लिए नागरिकता अधिनियम में 5 प्रावधान हैं। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति 5 आधारों पर भारत की नागरिकता इस अधिनियम के द्वारा ले सकता है, जैसे कि एक जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा आप देखेंगे प्राकृतिक रूप से, और पांचवा आप देखेंगे क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। कहने का मतलब यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, हालांकि इसमें कुछ परिस्थितियां हैं जिन्हें मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनमें आपको फंसना नहीं है। इतना ध्यान रखें, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। हालांकि इस पर कुछ प्रतिबंध हैं, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखें कि भारत में यदि कोई राजनयिक है, कोई राजदूत है जो काम कर रहा है, या शत्रु देश के कोई बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ है, तो उसे नागरिकता का अधिकार नहीं रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद हम वंश के आधार पर देखते हैं। तो दोस्तों आप वंश का मतलब जानते ही हैं, सीधा सा मतलब भारत में लिया जाता है वंश से कि पिता के जरिए, मतलब यदि कोई व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता चाहता है और उसके पिता जो है भारत के नागरिक रहे हैं, तो उसे जो है वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तीसरा पंजीकरण के द्वारा देखते हैं। तो पंजीकरण का आप मतलब समझ ही सकते हैं, आपको आवेदन देना होगा, रजिस्टर्ड करवाना होगा। तो आप देखते हैं जो कि भारत के नागरिकों के जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनको भारत की नागरिकता इसी माध्यम से मिलती है, या फिर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी से शादी कर ले, विदेशी स्त्री से, तो उस स्त्री को भी नागरिकता इसी माध्यम से दी जाती है। इसी तरीके से चौथा होता है प्राकृतिक रूप से नागरिकता। तो आप देखेंगे प्राकृतिक रूप से विश्व के किसी भी देश के व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है अगर वो कुछ चीज़ों को फॉलो करता है। जैसे कि आप देखेंगे वो उस देश से संबंधित हो जहाँ पर भारतीय नागरिकों को भी प्राकृतिक रूप से नागरिकता दी जा सकती हो, तो वहाँ पर जो है वहाँ के नागरिकों को हम नागरिकता दे सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे अगर ऐसा कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेता है तो उसे उस देश की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी जहाँ का वो नागरिक है। तीसरा आप देख सकते हैं कि उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं का वो अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। साथ ही साथ आप देखेंगे वो भारत ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके प्राकृतिक रूप से नागरिकता चाहता है वो भारत में रहने का इच्छुक होना चाहिए। साथ ही साथ वो भारत सरकार की सेवा में लगा हो, या ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सेवा में लगा हो जिसका भारत सदस्य है, तो उसको भी नागरिकता दी जा सकती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, भले ही जितनी भी बातें मैंने कही हैं वो एक भी फॉलो नहीं होती हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं, सरकार दे सकती है। बस ये होना चाहिए कि वो किसी विशेष सेवा से संबंधित होना चाहिए, जैसे कि विज्ञान का कोई जानकार हो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, फिलॉसफी का वैज्ञानिक हो, फिलॉसफी का दर्शन शास्त्र का दर्शन विषय का दर्शन शास्त्री हो, कला का जानकार हो, साहित्य का जानकार हो, या विश्व शांति में कोई योगदान किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है सरकार डायरेक्ट नागरिकता दे सकती है। सिर्फ उसे भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखनी होती है। और पांचवा जो प्रावधान है क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा, कहने का मतलब दोस्तों अगर भारत के द्वारा कोई क्षेत्र जीता जाता है तो उस क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, सीधी सी बात है उनकी भी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को भी जो है भारत की नागरिकता दी जाती है। आप देखेंगे हमने जैसे कि पौंडीचेरी को अपने देश में मिलाया, गोवा हमारे देश का भाग बना, दमन दीव बना, तो उनको जो है हमने नागरिकता दी है, वहाँ के लोगों को वो क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा दी है। तो ये हुआ नागरिकता के अर्जन के प्रावधान। अब हम देखते हैं कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। तो दोस्तों अगर कोई नागरिक किसी व्यक्ति की नागरिकता जाती है तो इस अधिनियम के अनुसार 3 आधार पर नागरिकता समाप्त हो सकती है। नंबर 1 स्वैच्छिक त्याग, नंबर 2 बर्खास्तगी, और नंबर 3 वंचित करने पर। आप देखेंगे स्वैच्छिक त्याग के द्वारा कैसे होती है कि तो आप देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति है, कोई भारतीय नागरिक है
जिसने अपनी पूर्ण आयु हो और पूर्ण क्षमता का हो, कहने का मतलब वो मानसिक रूप से विकलांग नहीं हो और एक तरीके से बालिग हो, तो यदि वो घोषणा करता है कि वो भारत का नागरिक नहीं है और वो स्वेच्छा से अपनी इस नागरिकता को त्याग रहा है, तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, जब वो ऐसी बात कर रहा है या अपनी नागरिकता को त्याग कर रहा है और जब भारत किसी अन्य देश के साथ युद्ध में लगा हुआ है, तो उसके फिर जो जो वो अपनी नागरिकता को त्यागना चाहता है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखें, यदि ऐसा व्यक्ति अपनी नागरिकता को त्याग करता है तो उसके जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनकी भी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि वो बच्चे जब बड़े हों और उन्हें अपने देश की याद सताए, तो वो दोबारा से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे, बर्खास्तगी के द्वारा भी नागरिकता जा सकती है। जैसे कि यदि कोई भारतीय नागरिक है, किसी अन्य देश की नागरिकता उसने स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है, तो आप देखेंगे कि उसकी भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। तीसरा आधार है वंचित करने पर। तो दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की थी, या किसी व्यक्ति ने संविधान का अनादर किया है, या कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान किसी दूसरे देश का साथ दे रहा है, एक तरीके से देशद्रोह कर रहा है। साथ ही साथ मान के चलिए कोई नागरिक भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा है और भारत लौट ही नहीं रहा है। और साथ ही साथ मान के चलिए यदि कोई किसी नागरिक को दूसरे देश में कोई सज़ा हुई है और उस सज़ा की जो अवधि है वो 2 साल है, तो आप देखेंगे ऐसी परिस्थितियों में आप जो भारत सरकार होगी उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो दोस्तों, ये 3 प्रावधान थे जिनके आधार पर नागरिकता जाती है। हालांकि आप देखेंगे सीए के द्वारा कुछ संशोधन हुए हैं सीए प्रावधान में, तो उनको हम जब देखते हैं तो टोटली चीज़ें होती है। इसके बाद दोस्तों एक टॉपिक आता है, उसे हम फिर कभी देखेंगे अलग टॉपिक में जोड़कर, जो है आपका पीआईओ कार्ड धारक और ओसीआई कार्ड धारक। मतलब पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या हम बोल सकते हैं कि भारतीय मूल के व्यक्ति। और एक होता है ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसे हम बोल सकते हैं समुद्र पार भारत के नागरिक। तो इन पर चर्चा हम अलग करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से आपका ये नागरिकता का चैप्टर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपकी समझ डेवलप हुई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।